नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो तो पहली बार डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने के कारण बहुत अनकम्फर्ट लग रहा था, कैमरा देख के पढ़ाना समझ में नहीं आ रहा था कि किसको बताएं क्या करें। धीरे धीरे आदत बन रही है। आज हम लोग बात करेंगे कि झारखंड के मूल निवासी कौन है या किसी भी क्षेत्र के मूल निवासी के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विवादित और ज्वलंत विषय है जो अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसको परिभाषित नहीं कर पाया है। लेकिन फिर भी जो अभी तक की एक सहमति और जो एक समझ विकसित हुई है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, न्यायपालिका हो, संसद हो या दुनिया के तमाम तरह के कानून या उसमें विचार हो, उस आधार पर जो एक मूल निवासी को लगभग जो एक सहमति या मान्यता है उस पर हम लोग बात करेंगे। और झारखंड में जो झारखंड अलग होने के बाद अभी तक जो एक मूल निवासी का मुद्दा अभी भी छाया हुआ है, और इस बेसिस पे आप देखते होंगे कितना आंदोलन, कितना रैली या विरोध हमेशा होते रहता है। आप देखे होंगे कि भारत को यदि एक विधिवत रूप से देखा जाए तो भारत की यदि आज़ादी की लड़ाई है तो 1857 से यदि मान लिया जाए मोटा मोटी मतलब प्रचंड रूप से, तब भी लगभग 90 सालों में भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल कर लिया। लेकिन झारखंड को अपने ही देश में एक अलग राज्य के लिए, जिसमें तमाम तरह की उसमें जितने भी बातें थी, राज्य अलग होने के लिए तमाम जो शर्तें थी या उसका मानदंड या मानक जो थे वो सारे पूरा करने के बावजूद भी झारखंड को अलग कराने में 88 साल लग गया। मतलब कि ठीक उतना जितना भारत को आज़ाद होने में लग गया अंग्रेजों से, उतना झारखंड को एक देश में ही जब भाषाई आधार पर जब अलग हुआ तब भी नहीं हुआ। और उसके लिए मैंने विस्तार से पिछला वीडियो में बताया हुआ है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी झारखंडी है, छात्रों को तो देखना ही है, सभी झारखंडी को वीडियो देखना चाहिए। पूरी तथ्यों तर्कों के साथ एकदम मजबूती के साथ उस बात को मैंने एस्टेब्लिश किया है, उस बात को बताया है कि झारखंड अलग कैसे हुआ, झारखंड किस तरह से एक अलग राज्य के हकदार थे लेकिन उसको किस तरह से टाला गया। अब ले दे के बात वही होता है, झारखंड तो अलग हो गया लेकिन जिस चीज़ के लिए अलग हुआ तो फिर हो नहीं पा रहा है। मतलब आज अभी तक पता नहीं है कि झारखंड के मूल निवासी कौन है, झारखंड के स्थानीय कौन है। एक बहुत बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। तो उसी पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें डील करेंगे हम लोग कि क्या किसी क्षेत्र में रहने भर से आप वहाँ के मूल निवासी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, तो इसका हम समाधान करते हैं कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी क्षेत्र में आपको मूल निवासी या स्थानीय निवासी होने के लिए केवल वहाँ पर रह जाने भर से नहीं होता है। आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। आप देखे होंगे कि अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या अन्य देशों में जो भारत गए हैं, यूरोप और अमेरिका के अन्य देशों में, तो वहाँ देखते होंगे कि जैसे कि आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक। अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। तो आज अमेरिका में भी जो वहाँ के जो सिटीजनशिप को जो डिफाइन किया गया है या अलग अलग जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें लिखा रहता है कि कौन एशियन है, अफ्रीकन है, यूरोपियन है, सब वहाँ पे वर्गीकरण होता है और उसी बेसिस पे उसमें डाइवर्सिटी रूल भी फॉलो किया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कमला हैरिस भारतीय मूल की है और इसको हमेशा, चाहे इसकी कितनी भी पीढ़ी हो जाए, लेकिन उसको भारतीय मूल की अमेरिकी ही कही जाएगी। अब किसी को नागरिकता देना या किसी को स्थानीय देना और उसको आप क्या अधिकार देते हैं, वो तो आपके देश पर, उसके आर्थिक विकास पर, वहाँ के सांस्कृतिक विकास पर, वहाँ के एक जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, जो भी है उसके खास करके आर्थिक विकास के मानक पर वो तय कर सकता है। वो अलग बात, उस पर हम लोग आ ही जाएंगे, उसमें अभी आएंगे। लेकिन बात है कि वो भारतीय मूल की अमेरिकी ही रहेंगी। उसी प्रकार ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, तो वो भी भारतीय मूल के ब्रिटिश ही कहलाएंगे। वो पूरी तरह से अंग्रेज नहीं हो गए, वो भारतीय मूल के अंग्रेज हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत में भी दिखाते हैं आपको। भारत में आप सुने होंगे कि एंग्लो इंडियन, इसमें संसद में भी उसको सीट उसके लिए हम लोग नॉमिनेट करते हैं। छोड़िए वहाँ पे, झारखंड के भी विधानसभा में आप देखे होंगे कि एक एंग्लो इंडियन को हम लोग 82 विधानसभा में 81 का डायरेक्ट चुनाव होता है और एक विधायक को हम लोग एंग्लो इंडियन मूल का नॉमिनेट करते हैं। झारखंड में खास करके मूल रूप से मैस्कुलीगंज एक जराची से थोड़ा 30-40 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पे अंग्रेजों के वंशज आज भी रहते हैं। तो आज वो एंग्लो इंडियन है, जबकि 200-300 साल से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो कभी भी पूरा भारतीय थोड़ा ना हुआ। उसको तो हम यही कहेंगे ना कि एंग्लो इंडियन है, मतलब अंग्रेजों के वंशज के आप लोग हैं। अब आपको क्या अधिकार देना है ये भारत तय करेगा। उसी प्रकार से मेरा मतलब है कि किसी एक क्षेत्र में केवल रह जाने भर से आप वहाँ के मूल निवासी नहीं हो सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें पूरे दुनिया में मूल निवासी, स्थानीय निवासी के बारे में जो वर्गीकरण होता है कि केवल आप रहने भर से नहीं होता है। और फिर यदि आप मान लीजिए बहुत लंबे समय से रह रहे हैं तो आपके क्या अधिकार होंगे, क्या नहीं होंगे, वो भी पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा आपको। तो फिर अगला क्वेश्चन आता है कि मूल निवासी या स्थानीय निवासी कौन है। तो ये बहुत ही ज्वलंत विषय है, मैं आपको बताता हूँ।
कि इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके कई एजेंसियों के द्वारा मूल निवासी शब्द को परिभाषित करने के लिए अलग अलग समय में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके कई एजेंसी के द्वारा प्रयास किया गया है, लेकिन ये इतना विवाद का विषय है कि इसको अभी तक कोई एक स्पष्ट परिभाषा नहीं दे पाया है। लेकिन एक लंबे समय से विचार विमर्श, उसके बारे में गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप एक सहमति और एक जो समझ विकसित हुई है, उस आधार पर मूल निवासी कौन है, इंडिजिनियस पीपल, उसको परिभाषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अलग अलग एजेंसी और संगठन के द्वारा समय समय पर मूल निवासियों पर कई बार चर्चा की गई है। इसी में से क्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO है, उनके द्वारा मूल निवासी और भारत जनजाति जनसंख्या सम्मेलन 1989 को आयोजित किया गया था, जिसको भारत ने अनुमोदन नहीं किया। और उसी प्रकार से मूल निवासियों के लिए एक मूल निवासियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, जिसमें संपूर्ण बैठक हुई थी 2007 में, जिसमें भारत ने उसमें आपत्ति दर्ज कराई थी और बाद में उस पर सिग्नेचर भी किया था। भारत ने उसको अपनाया भी था। भारत ने इस शर्त पर उसको अपनाया था कि भारत में जो रहने वाले हैं सभी लोग मूल निवासी है, इस बेसिस पे अपनाया था कि भारत में रहने वाले सभी लोग मूल निवासी है, इसी शर्त पर अपनाया था। देखिए, भारत में भी कम से कम 3 बड़ा प्रवास हुआ। कभी इस पर छोड़िए, बाद में बात करेंगे। भारत में भी कैसे कैसे बाहर से लोग आए और जो भी है, तो ये एक अलग ये में चले जाएंगे। तो यही समझ को तो ठीक करना है। मतलब दुनिया के हर देश में तो फिर तो कोई कौन मूल निवासी कौन नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम अभी झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए भारत के संदर्भ में अभी नहीं जाएंगे। मतलब कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के जो घोषणा पत्र था मूल निवासियों पर, उस पर जो हस्ताक्षर इसी बेसिस पे किया था कि भारत में रहने वाले सभी लोग मूल निवासी हैं। अब बात है कि झारखंड के अंदर की बात करते हैं, तो फिर मूल निवासी भारत ने यदि अपनाया भी था तो उसमें क्या शर्त था, उस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रहे कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने इस जो घोषणा पत्र का विरोध किया था। आपको पता होगा, आपने यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के कई एजेंसियों की रिपोर्ट या मूल निवासियों पर यदि कोई किताब पढ़ा होगा, यदि इसमें आपका अध्ययन है या रिसर्च है या इसके बारे में कभी भी कुछ अच्छा से आपने पढ़ाई किया होगा, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। आपने सुना होगा कि इतिहास का संपूर्ण सफाया एक शब्द होता है यूएन के। आप अलग अलग रिपोर्ट को यदि कहीं पढ़ेंगे तो आपको ये सब बहुत जगह मिलेगा। या ऐतिहासिक संदर्भ में, सभ्यता के विकास के क्रम में, संस्कृतियों के संघर्ष के क्रम में आप इस अध्ययन को यदि कहीं पढ़े होंगे तो ये जरूर पढ़े होंगे कि इतिहास का संपूर्ण सफाया। और ये इतिहास का संपूर्ण सफाया जो हुआ, ऑस्ट्रेलिया इसका उदाहरण है, न्यूजीलैंड उदाहरण है, अमेरिका उदाहरण है, कनाडा उदाहरण है। मतलब कि वहाँ के जो मूल आबादी, जो लोग, मूल निवासी जो वहाँ पे थे, उनका भयंकर उत्पीड़न किया गया, उनको वहाँ से पूरी तरह से प्रस्थापित कर दिया गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो अभी हाल के समय में वहाँ के सरकार, वहाँ की कुछ मीडिया ने माफ़ी मांगा है कि उनके साथ जो जुल्म हुआ है उसके मूल निवासियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक कि हत्या, शोषण, उसकी ज़मीन की लूट, उनको राजनीतिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से सरकार के हिस्सों से और उसके अंगों से बाहर कर देना, उसकी प्रताड़ना, लंबे समय से उसको एक दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में मानना। यहाँ तक कि एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भीषण मानवीय नरसंहार भी इन लोगों पे हुआ है। तो वैसा चूंकि भारत में प्रवास के दौरान ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए भारत उन मामलों से अलग है। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि यही कारण भी रहा होगा कि देखिए इन लोगों ने उसमें सिग्नेचर नहीं किया था उस अनुमोदन पर। तो इस प्रकार से एक संयुक्त राष्ट्र संघ के अलग अलग एजेंसी और उनके द्वारा भी जब एक लंबे समय के बाद इस पर कोई खास निर्णय नहीं आ रहा था, तो उसमें जो समझ और सहमति विकसित हुई है मूल निवासी के बारे में, इन पॉइंट को यदि आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 7 बिंदु है। इस 7 बिंदु के आधार पर किसी भी क्षेत्र की स्थानीय मूल निवासी की आप पहचान कर सकते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के समय समय पर जो विकसित की गई समझ और सहमति के आधार पर मैं बता रहा हूँ। इसमें पहला है, देखिए आप, पहला है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एज इंडिजिनियस पीपल्स एट द इंडिविजुअल लेवल एंड एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी एज देयर मेंबर। मतलब कि व्यक्तिगत स्तर पर एक स्व पहचान की भावना है ना, और उसके कम्युनिटी के द्वारा और एक कम्युनिटी के द्वारा उसको स्वीकार किया जाना। जैसे कि मान लीजिए कोई अभी यदि झारखंड में ये कहे कि हम संथाली है, ओरा है, हो या मुंडा है, तो आपका देने भर से नहीं होगा ना, उनके कम्युनिटी के द्वारा उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। तो एक ये है। दूसरा है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी विथ प्री कॉलोनियल एंड यूरोपियन सेटलर सोसाइटी। मतलब कि इसी आधार पर अफ्रीका के अधिकांश देश और भारत ने भी इसको अनुमोदन किया है मूल निवासियों के अधिकारों की घोषणा पत्र पर। मतलब कि
अफ्रीका ने ये मान लिया कि जब तक यूरोप यहाँ नहीं आए थे उस समय तक जो भी लोग थे वो सारे हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं। भारत भी इस बात को मानता है कि जो अंग्रेज़ों के आने से पहले तक जो हम यहाँ पे जो लोग थे वो भारत के मूल निवासी थे। इसका एक अर्थ यह भी है कि मतलब कि आपके जो जीवन शैली, रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, जो क्षेत्र में रहने की जो कंटिन्यूटी है ऐतिहासिक रूप से लगातार जारी है। मान लीजिए अभी अंग्रेज आता और पूरी भारत ईसाई बन जाता या पूरी तरह से इंग्लिश बोलने वाले लैंग्वेज में बदल जाता, ड्रेस, खान पान, पहनावा टोटल चेंज होता, जैसे कि कई अफ्रीकी देशों में हुआ है, तो फिर आप फ्यूचर में आप ऐसे लोग आप मूल निवासी की आप दावा नहीं कर सकते कि हम मूल निवासी हैं। तो ऐसा तो भारत में नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि आपके अंदर हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तब फिर आप मूल निवासी किसी क्षेत्र के कहे जा सकते हैं। झारखंड के संदर्भ में तो आप देख ही रहे हैं, आप उस वीडियो के झारखंड आंदोलन के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप एक ऐतिहासिक जो आधार है झारखंड अलग होने का उसको मैंने बताया हुआ, आप जरूर देखें उसको। तीसरा है कि स्ट्रॉन्ग लिंक टू द टेरिटरीज एंड सराउंडिंग नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि एक बहुत मजबूत बंधन होनी चाहिए आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके प्रति। एक जिससे नहीं होता सॉन ऑफ सेल की जो अवधारणा हम देश भर में सुनते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड में हो, मतलब उस क्षेत्र में जहाँ रहता है उस पर एक मजबूत उसमें एक संबंध उसके साथ विकसित होता है, उसको अपनी माँ मानता है, जो भी कह सकते हैं आप उसको मानता है। और उसमें जो उस आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेस है, चाहे जो भी वन उपज है या जो भी वहाँ के खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उससे वो डिपेंडेंट रहता है या उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ एक चारों तरफ से उसी के इर्द गिर्द उसकी जीवन शैली या वो व्यक्ति चाहे लकड़ी लाना हो, फल फूल लाना हो या पशु शिकार करने जाना हो, जो भी हो उस वन क्षेत्र से वो पूरी तरह से सराउंडिंग जुड़े होते हैं वो। तो एक ये हो गया। और डिस्टिंक्ट सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब कि आप एक उसके आपके अंदर एक सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था आपके अंदर खुद की डेवलप होनी चाहिए, जो बाहर से इंपोर्ट किया गया ना हो। मतलब कि जो अंग्रेज आया और अंग्रेजों ने कुछ दे दिया या कोई बाहर का आया और वो आपको दे दिया और उसको एडॉप्ट कर लिया, तो वो नहीं। वो चीज़ जो आपने डेवलप किया है, चाहे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कोई भी व्यवस्था, वो आपके ही क्षेत्र में, उसी भूमि पर, उसी आसपास में विकसित की गई हो। तो झारखंड के बारे में मैंने ये आपको बताया हुआ है कि सांस्कृतिक पक्ष अलग होने के कारण आपको जो 5 आधार बताया था झारखंड अलग होने का, उसमें बहुत विस्तार से बनाया हुआ है, उसको आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अगला है, आप देखिए कि डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर एंड बिलीफ्स, मतलब कि आपका एक अपना भाषा, आपकी एक अपनी संस्कृति और एक अपने एक संस्कार या परंपरा जो कह सकते हैं वो विकसित होनी चाहिए। तो झारखंड के संदर्भ में ये मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है, ये निश्चित रूप से है। और वो ध्यान रखें, ये जो भाषा हो या चाहे संस्कृति हो या आपकी जो परंपराएं हैं वो विकसित आपके उसी क्षेत्र में होनी चाहिए। मतलब कि आपको एक उदाहरण के रूप में उदाहरण दे रहे हैं कि भारत में क्योंकि बहुत विदेशी आए यहाँ पर रह गए, तो फिर कौन भाषा को विदेशी भाषा, कौन उसको देसी भाषा कहें? क्या इंडो यूरोपियन भाषाएँ जो यहाँ पर विकसित हुई तो उसको क्या बोले? तिब्बतियन वाला जो है प्रोटोस्टैंट उसको क्या बोले? तो कहने का मतलब है कि भारत में जो भारत के ऑफिशियली यदि देखा जाए तो भारत में विदेशी भाषा का मतलब है कि जो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, रशियन है, ये सब अंग्रेजी भाषा है। लेकिन जो भारत के अंदर विकसित हुई है, चाहे उसकी लिपि कुछ भी हो, तो वो भारतीय भाषा है, स्वदेशी भाषा है। उसी प्रकार से झारखंड में यदि झारखंड के अंदर कोई भाषा विकसित हुई है तो वो झारखंडी भाषा है। उस लिहाज से यदि देखेंगे तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि भारत के झारखंड की जो 9 भाषाएं हैं वो यहीं की भाषा है। बाकी जो भी भाषा है, चाहे हिंदी हो तो राष्ट्रीय भाषा है या और भी कोई भाषा है तो यहाँ की भाषा नहीं है। तो उस बेसिस पे आप यदि अपने अंदर की यदि कोई भाषा वगैरह ऐसा है तो आप उसमें वहाँ के मूल निवासी कर सकते हैं कि मतलब कि यहाँ यदि कोई खोट्टा बोल रहा है, कोई संथाली बोल रहा है या कोई पंचपरगिनिया बोल रहा है, कुड़ुक बोल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर ये भाषा चूँकि यहीं पैदा हुआ है तो आप मूल निवासी है यदि उस भाषा को बोलते हैं। तो सामान्य अर्थ में अब कोई आकर सीख गया तो उस पर आप देखेंगे तो क्या वो भी मूल निवासी हो जाएगा? सीखना और एक आधार ये है, बाकी इतने सारे आधार हैं, हमें भी उस पर आएंगे अभी। हाँ, 6ठा नंबर में है कि फॉर्म नॉन डोमिनेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, मतलब कि एक इसमें जो मूल निवासी का एक कैरेक्टर ये भी होता है, जो मूल निवासी होता है वो आक्रामक नहीं होता है। मतलब कि जो भी वो मूल निवासी होता है किसी पर एक धोस जमा करके या चारों तरफ अफरा तफरी भयंकर तलवार के बल पर या हथियार के बल पर शासन नहीं करता है, या फिर यूँ कहें कि वो किसी दूसरे क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए आमतौर पर नहीं जाता है। वो हमेशा
डोमिनेटिंग नहीं होता है नेचर का, तो वो मूल निवासी होता है। झारखंड के संदर्भ में देखिए कौन सा आदिवासी कौन सा मूल निवासी झारखंड के एक भी आप यदि इतिहास में बता दें कि किसी और क्षेत्र में जाके हमला किया हो या किसी का कब्जा कर लिया हो, जमीन ले लिया हो, ये कर लिया हो, किसी को भगा दिया हो या किसी पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया हो, ये नहीं दिखेगा। और ये झारखंड के लिए नहीं, दुनिया के जहाँ जहाँ भी जो मूल निवासी होते हैं उनमें एक ये कैरेक्टर होता है। ये इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने समझ विकसित करके इतना जो दिया है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। लास्ट है आपका रिजल्ट टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस देयर एंसेंट्रल एनवायरनमेंट एंड सिस्टम पीपल। मतलब इसका सामान्य अर्थ है कि अपने जो पूर्व के या अपने जो पैतृक जो अपना वातावरण है या जो भी उसके जो सिस्टम्स है उसको वो लोग क्या करता है कि वो बना के रखता है, ये इसका मतलब होता है। तो आप देखें कि आज भी हमारे झारखंड में जो भी ट्राइबल्स ग्रुप है या जो भी यहाँ के मूल निवासी है, चाहे कर्मा हो, सरोल हो, सोहराय हो, जो भी झारखंड से रिलेटेड टूसू हो, उस चीज़ को आज ही मनाता है, उसको बना कर रखता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई अपने से करता है, कोई बाहर क्या करता है उसको इम्पोर्ट नहीं करता है। तो उसके अपने जो पूर्वजों की जो चीज़ें हैं उसको वो बना के और उसको फिर से रिप्रोड्यूस करके उसको बनाए रखने में विश्वास करता है। तो इन आधारों पर कह सकते हैं कि ये यदि है तो आप वहाँ के मूल निवासी हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पक्ष हो गया। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2011 के आसपास आया था, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि उस ये जजमेंट में बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आप डालेंगे यदि, है ना, देखिए ये डाल दीजिए आप। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि जो यहाँ के जो भारत में जो एक क्या है कि इसको आप पढ़ेंगे पूरा से, ये आर्टिकल है ये, मतलब इसके अनुसार भारत में मैक्सिमम जो आबादी है लगभग 90% से ज़्यादा आबादी जो है वो प्रवासी के रूप में है। यहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी ही यहाँ के भारत के असली मालिक है। जो भी है इस पर हम लोग कभी फ्यूचर में बात करेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मूल निवासी के रूप में ये बातें हैं। फिर हम देखेंगे, अभी ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, कोर्ट का भी और रवैया भी आएगा झारखंड के मामले में। फिर उसके बाद इसमें एक शब्द आप यहाँ देखे होंगे, 2 नंबर पे इसमें यदि आप एक दूसरा नंबर पर आप एक देखे होंगे कि इसमें एक शब्द है हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, है ना। तो हिस्टोरिक, ये ऐतिहासिक निरंतरता जो है ये कब से माना जाए, तो इसके लिए कैसे माने कि ऐतिहासिक निरंतरता के साथ रह रहा है, कब से सीखा है, क्या नहीं किया है, कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कोई कहे हम तो हमारा पूर्वज तब से हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो कोई भी बोल दे या कोई आ करके यदि कहे हम सीख गया, मान लेते हैं कि झारखंड के कुछ भाषा कुछ लोग आकर अचानक सीख गया या सीखना शुरू करे, बोले कि हम भी थे यहाँ पूर्वज से यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या उसी बेसिस पे हो जाएगा। तो इस ऐतिहासिक निरंतरता को संयुक्त राष्ट्र संघ ने के अलग अलग एजेंसियों के द्वारा इसको बताया गया है कि मतलब ऐतिहासिक निरंतरता कैसे डिफाइन होगी। तो देखिए इसमें एक लिखा हुआ पैतृक भूमि हो या उनमें से कम एक हिस्सा पर कब्जा। मतलब सिंपल सी बात है कि वही जमीन पर जो खतियान वगैरह है उसी की बात कर रहा है। मतलब एक पैतृक भूमि पर आपका कोई कब्जा किसी न किसी हिस्से में लंबे समय से होनी चाहिए, या इन भूमियों की जो मूल निवासियों के साथ कोई सामान्य वांछिकता, मतलब कि उनके आप वंशज है या उनके साथ कोई रिलेटिव है। मान लीजिए आप बोली जमीन देखिए तो मेरा है, तो किसका ना बोले मेरे पूर्वज का 3 पीढ़ी का दादा या अगला पिता दादा जो भी है उनके साथ कोई एक संबंध होनी चाहिए, है ना। सामान्य रूप से सांस्कृतिक या उसकी कोई विशिष्ट व्यक्ति तो हम लोग बात कर ही दिए हैं कि इसमें कोई चाहे धर्म हो, है ना, एक जनजाति व्यवस्था के तहत रहना, है ना। झारखंड में तो अभी बताएं आपको एक मूल निवासी समुदाय की सदस्यता, ये भी अभी डिफाइन हो चुका है। कोई परिधान रखा, रहन सहन, आजीविका के साधन, जीवन शैली आदि, है ना। भाषा तो अभी बात कर ही रहे हैं कि जैसे झारखंड में 9 भाषा हुआ। तो कहने का मतलब है कि ऐतिहासिक निरंतरता को भी ये किया है। तो अब अगला प्रश्न इसीलिए आता है तीसरा नंबर में कि क्या 1932 खतियान स्थानीयता का एकमात्र आधार हो सकता है। आधार तो हो सकता है लेकिन एकमात्र नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि जो ऐतिहासिक निरंतरता क्या होगा, उसके लिए एक भूमि अभिलेख वगैरह हो सकता है। मतलब कि कोई एक लंबे समय से किसी भूमि पर यदि अपने पैतृक भूमि पर या अपने किसी वंशज की ज़मीन का होने का दावा करता है तो उसको आप स्थानीय निवासी मान सकते हैं। साथ साथ उसकी भाषा, संस्कृति सब कुछ मिला हुआ है, आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इसका मतलब है कि वहाँ के मूल निवासी के रूप में है। ये नहीं कि आया और भाषा सीख गया लेकिन उसके आसपास में और कोई कुछ प्रमाण नहीं है। तो इसीलिए ऐतिहासिक निरंतरता को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी आपको मैंने जैसे दिखाया वो डिफाइन किया हुआ है। और बाकी जहाँ तक बात है कि केवल 1932 की खतियान का ही बात है, तो इस मामले में हम आपको बता रहा हूँ 2 पत्र का हम उल्लेख कर रहे हैं। जब झारखंड 2000 में अलग हुआ तो 2001 में
उसके बाद से ही हलचल शुरू हो गया था कि एक्चुअली में झारखंडी कौन है, किसको नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत दिनों का भूखा झारखंड, एक जो सूखा था वो बहुत हद तक, बहुत लंबे 88 सालों के बाद झारखंड अलग हुआ था। अब झारखंड के लोगों को बहुत कुछ उम्मीदें थी, तो उस उम्मीदों को खरा उतारने के लिए झारखंड सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी 2002 में लागू किया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के 5 सदस्यों की एक खंडपीठ ने उसको खारिज कर दिया था, असंवैधानिक बता दिया था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको किस बेसिस पे जो झारखंड सरकार ने लागू किया था। तो उसके लिए 2 पत्र का आपको मैं उल्लेख करूंगा, है ना। पहला जो देखिए, ये पत्र जो है 3 मार्च 1982 का है, ठीक है ना। 3 मार्च 1982 का है। बिहार सरकार श्रम नियोजन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार नया सचिवालय पटना 15, जो भी है पत्रांक वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पे। ये आपका 3 मार्च 1982 का एक पत्र है जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा उस समय मुख्यमंत्री के साथ जो भी है लिखा हुआ, उसमें उसका विषय था कि स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा निर्धारित करने के संबंध में, ठीक है ना। ये बिहार जब था तब की बात बता रहे हैं। उस समय उन लोगों ने जो किया है, मूल निवासी या स्थानीय निवासी कैसे किया जाए, स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा कैसे, उसके लिए एक मीटिंग हुआ था। उसके बाद पत्र लिख करके उन्होंने सभी को सूचित किया था बिहार सरकार ने। तो उसमें क्या बोला था कि महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 28/4/81 को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा निर्धारित करने के संबंध में एक बैठक बुलाई गई थी। उक्त बैठक में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, ठीक है ना, उसमें जितने राजनीतिक पार्टी थे के प्रतिनिधि तथा मान्यता प्राप्त विभिन्न श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ काफ़ी विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि नियोजन मतलब नौकरियों में के मामले में स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा का आधार जिला को ही माना जाए, डिस्ट्रिक्ट को ही माना जाए। जिला में पिछले सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जिन लोगों का या अपने पूर्वज का नाम जमीन वसगित आदि में उल्लेख है, उन्हीं को जिला के दायरे में स्थानीय व्यक्ति माना जाना चाहिए। अतः अनुरोध है कि सरकार के इस निर्णय के आलोक में स्थानीय व्यक्तियों को नियोजन के मामले में प्राथमिकता दे। ये बिहार सरकार का पत्र है। इस पत्र के बाद झारखंड सरकार ने एक पत्र जारी किया। ये झारखंड सरकार कार्मिक प्रश्न सुधार राज्य प्रसाद रांची दिनांक 2001 का है ना। इसमें लिखा गया है कि संख्या इतना इतना बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के उपबंधों के अधीन शक्तियों झारखंड राज्यपाल श्रम नियोजन वगैरह की इतना इतना के वही पत्र का 3 मार्च 1982 के झारखंड राज्य के इस संशोधन के साथ अंकित करते हैं। उक्त संकल्प में जहाँ कहीं भी बिहार हो, अब भी जैसे मान लीजिए झारखंड को बांटना हो या यूपी को बांटना हो, जब भी किसी को बांटते हैं तो हम लोग बोलते हैं या कोई कानून बनाना है। किसी कानून के मूल शब्द मान लीजिए यहाँ एक कानून है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित अपराध के बारे में। अब इसको यदि इस कानून का कुछ भी शब्द बदल देते हैं कि कार्यस्थल की जगह कुछ और बोल देते हैं या केवल लिख देते हैं कि महिलाओं का यौन शोषण के संबंधित अपराध, तो जो भी शब्द बदला होता है तो कानून में ये लिखा रहता है ना कि इस कानून के तहत जहाँ जहाँ भी ये शब्द अंकित है उस शब्द के जगह अब ये शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, मतलब कि टोटल चेंज होएगा। हर शब्द को तो डिफाइन नहीं कर सकता अलग कानून बना करके। तो उसी प्रकार चूंकि अब झारखंड बन चुका था बिहार से, तो उस समय बिहार में जो वहाँ की जो स्थानीय नीति थी उसी चीज़ को लागू करते उन्होंने कहा कि चूंकि वहाँ ऐसा ऐसा था तो अब इस संकल्प को हम अपना रहे हैं और जहाँ जहाँ बिहार शब्द लागू किया गया है उस जगह पे अब झारखंड शब्द से उसको प्रतिस्थापित समझा जाए और झारखंड राज्य में उक्त पत्र के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा निर्धारित की जाएगी। ये तय हो गया। इसके विरुद्ध में कुछ लोग चला गया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के 5 सदस्यीय जजों की खंडपीठ ने इसको खारिज कर दिया। उस जो रीट दायर करने वालों का कहना था कि आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने पाया, जो कि मुझसे यदि आप पूछेंगे, एक संविधान का मुझे लगभग ऑलमोस्ट नॉलेज है और लगातार मैं ज्ञान हासिल करते रहता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल की जाए। तो मुझसे भी यदि पूछा जाए तो अभी हम उसको प्रूव कर देंगे कि कैसे। तो वो जो नीति थी अवैध थी या असंवैधानिक थी, क्यों हम बता रहे हैं। कानून तो अच्छे उद्देश्य से बनाया गया था, लागू होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने क्यों किया। आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई कुछ मारपीट या कुछ घटना हो जाता है, आप थाना में गए ही नहीं, तो क्यों केस होगा आपके खिलाफ। लेकिन मारपीट तो गलत था ना। तो उसी प्रकार बिहार के समय में जो हुआ था तो उसमें कोई कोर्ट नहीं गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन झारखंड के मामले में जब हुआ तो कोई कोर्ट पहुंच गया तो उसको अवैध घोषित कर दिया गया। मैं भी जब बिहार के उस 1982 में जिस समय ऐसा बात किया गया था, उस समय कोई यदि विरोध करता, कोर्ट चला जाता तो उस चीज़ को भी कोर्ट रद्द कर देती। तो खैर झारखंड के संदर्भ में ऐसा हो गया। उसके पीछे कोर्ट ने सिंपल सी बात कहा कि भैया ये
आप किसी को स्थानीयता 1932 से खतियान के आधार पर आप केवल स्थानीय व्यक्ति मान करके नियोजन में प्राथमिकता देना, ये असंवैधानिक है। ये आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। हम पूरे उस 2002 का उस जजमेंट को मैंने पढ़ा है, लगभग 36 या 40 पेज समथिंग होगा। आप पढ़ेंगे तो उसका केवल एक निष्कर्ष है, जिस पर हम कहीं और बाकी विवाद में हम नहीं जाना चाह रहे हैं, कि जो स्थानीयता तय झारखंड सरकार ने उस समय उस पत्रों के माध्यम से किया, या आगे जो अभी किया था और आगे जो कोई करेगा, तो क्या ऐसा वो कर सकता है? ये बात सिंपल सी बात है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप कर सकते हैं, लेकिन उसका अनुमोदन जब तक संसद से नहीं होगा वो अवैधानिक होगा। मतलब कि अब मान लीजिए अभी झारखंड सरकार ने भी स्थानीयता बिल पास कर दिया था और ये कोई रीट कोर्ट नहीं जाता तो लागू रहता। अब जो चला गया तो अवैध कर दिया। तो यदि इसको परफेक्टली या इफेक्टिवली यदि लागू करना है तो ये संसद में ही संविधान संशोधन के माध्यम से, जब तक उसकी अनुमति या संसद में पास नहीं होगा ये नहीं हो सकता है। उस समय हाईकोर्ट ने क्या कहा था, एक मजेदार बात आपको मैं दिखाता हूँ। खैर इसको हम बाद में बात करते हैं। तो कुछ कुल मिला करके उसको खारिज कर दिया गया। तो अब हम बात करते हैं कि 1932 से खतियान स्थानीयता का बात हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये अंतिम जो सर्वे जमीन का जो सर्वे हुआ था तो 1931 के आसपास हुआ था। अंतिम सर्वे जो हुआ तो सदर पर कर सकता है, और यह जिस जिला में जहाँ पे भी अंतिम सर्वे उस सर्वे रिकॉर्ड्स के अनुसार वहाँ की स्थानीयता तय कर सकती है। ये एक आधार है। मैंने आपको ऐतिहासिक निरंतरता में संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस बात को कहता है, ये केवल झारखंड का मामला नहीं है, ये तथ्यों और तर्कों पर आधारित है, बिल्कुल कर सकता है। अब चौथा बात है कि मूल निवासी स्थानीयता और नियोजन कौन तय करेगा। अब बात यही ना है कौन तय करने वाला है। तो मैंने तो आपको कहा कि इसको तय करने की अथॉरिटी केवल संसद को है। आपको ध्यान होगा कि जिस समय 2002 में जब इस नीति को खारिज किया था तो उस समय आर्टिकल 14 और 16 की बात की गई थी। तो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि की समस्या और विधि का समान संरक्षण किया जाएगा। 15 कहता है कि आपको मैं दिखाता हूँ कि जाति, धर्म, नस्ल, वंश और निवास स्थान के आधार पर आपकी लिंग के आधार पर आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेन है 16। तो 16 आपको दिखाते हैं। अनुच्छेद 16 जो कहता है कि लोक नियोजन में या लोक नियोजन के विषय में आपको अवसर की समानता होगी। मतलब कोई भी नौकरी वगैरह होगी या नियुक्तियां होगी, उसके अवसर पर सभी को समान अवसर मिलेगा। ये हमारा भारत का संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है। और इसको सबको समान मिलेगा, मतलब कि जो भारत का नागरिक मात्र है उसको सबको मिलेगा। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भारत अलग हुआ, जब जिस समय अलग अलग राज्यों की जिस तरह मांग हो रही थी, खास करके जब भारत जब आज़ाद जस्ट हुआ था, उस समय आप देखेंगे कि कश्मीर हो, जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो और अलग अलग रजवाड़ों की जिस तरह से विस्फोटक स्थिति थी, मतलब अलगाव की जो एक मांग और स्थिति जो थी, उस समय के राष्ट्र निर्माताओं को यही लगा कि अभी अभी हम लोग को आज़ादी मिली है और यदि हम आपको यदि एक भारतीयता, एक राष्ट्रवाद की भावना पर देश को आगे ना बढ़ा जाए या यदि राज्यों को हम ज़्यादा अधिकार दे देंगे तो हो सकता है ये देश टूट जाए। इसीलिए उस समय एकल नागरिकता का भी भारत ने संघ होने के बावजूद ही प्रावधान किया। एक नागरिकता के आधार पर राष्ट्रीयता तय की गई ताकि राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिले, एकता, भाईचारा बढ़ावा मिले। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि चाहे भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो या संप्रदाय के आधार पर दंगा हो, तमाम तरह के संघर्ष जो हम देखते हैं आज भी कहीं ना कहीं इन्हीं आधारों पर होती है। तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया है, जागरूकता आ गई है। अब हम एक संगठित और मजबूत देश भी हैं। धीरे धीरे, आज नहीं तो मेरा आप यकीन मानिए इस बात को, मैं इस वीडियो में मेरा ये प्रमाण है कि आने वाले तो आज नहीं 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद राज्यों को अब दोहरी नागरिकता मिले या ना मिले, लेकिन लगभग दोहरी नागरिकता जैसी स्थिति हर राज्य में हो जाएगी। इतना स्वायत्तता उसको दी जाएगी। चाहे झारखंड की जो आज नियोजन की बात है ये मामला हो या और कोई मामला हो, सभी राज्यों की ये बहुत मजबूती से अधिकार दिए जाएंगे कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जरूर होगी और होनी चाहिए, क्योंकि ये इतिहास की मांग है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब एक राज्य की अलग नागरिकता है और केंद्र की अलग नागरिकता है, जबकि संघ का एक नियम भी है, संघ का एक कैरेक्टर भी होता है। तो भारत संघ नहीं है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 1 में कहा गया है, लेकिन संघ बोलते हैं। तो ये कैरेक्टर भारत में नहीं है और उसके नहीं अपनाने का कारण भी आपको समझा दिए। अमेरिका में एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि वो राज्य चाहे तो आपको नौकरी नहीं करने देगा। तो कहने का मतलब है कि उस स्तर पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो 16 कहता है किसी को भी देगा। इसीलिए जो राष्ट्र निर्माता थे उनका यह भी उद्देश्य नहीं था कि भारत का नागरिक को सभी को एक कर देने से सबको समानता का अधिकार देने का मतलब ये नहीं है कि अब कहीं पे कुछ हो और वहाँ पे पूरे देश का आदमी चला जाए। जो विकसित राज्य है जहाँ पे कुछ काम धाम नहीं बैठा हुआ वो जाकर सब चला जाए। मतलब एक आदर्श परिस्थिति में किया गया। भारत का नागरिक का मतलब है कि मान लीजिए कश्मीर से किसी को वहाँ से खदेड़ के भगा दिया तो कहाँ जाएगा, या मान लीजिए
बांग्लादेश बॉर्डर में कहीं हिंसा हो गई या देश के किसी अन्य हिस्सों में मान लीजिए किसी दलितों को, आदिवासियों को, मुस्लिमों को या अन्य किसी जाति विशेष को यदि कोई हिंसा होती है या वहाँ के रहने लायक उसका माहौल नहीं होता है और मान लीजिए भाग के पड़ोसी राज्यों में चला गया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? या मान लीजिए एक अच्छे उद्देश्य से भी कि दिल्ली का एक बैठा हुआ आदमी को लगता है कि झारखंड इस विश्व के ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत और सबसे महान क्षेत्र में आता है, हमको वहाँ रहना है, उसकी बहुत इच्छा है, अब उसको आना है, और यदि ऐसा कुछ कानून रहे आ ही नहीं सकता है तो क्या करें? तो एक पवित्र मन से अच्छे उद्देश्यों के कारण से भारत का नागरिकता या एकल नागरिकता या जो आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन में अवसर की समानता या आर्टिकल 14 विधि के समय सभी को समानता जो दी गई है वो एक अच्छे उद्देश्य के लिए दी गई। ये नहीं कि अब झारखंड के में एक नौकरी निकले, झारखंड के लोगों को ही नहीं मिल रहा है। इतिहास पिछले 100 सालों से लूट मचे हुए हैं और पूरे बाहर के लोग और जो भी है यहाँ पे तांडव मचा, सॉरी माफ कीजिए, मतलब पूरी तरह से वही लोग हड़प ले रहा है नौकरी, और फिर कोई नौकरी निकले देश का कोई भी है फिर वही ले जाए। इस उद्देश्य तो नहीं बनाया गया था। खैर, तो समानता की बात करता है, तो इस अनुच्छेद में राज्य के दिन किसी भी बचकर, ये तो मैंने बात कर दिया ना, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, तो मैंने आपको बताया। तो आर्टिकल 15 और 16 में लगभग इन टर्मों को आप ध्यान देखिए कि केवल, है ना, केवल जो बोल रहा है कि केवल और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको लोक नियोजन के अवसर पर, केवल का मतलब क्या है कि इन आधार पर केवल, बाकी अन्य आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं कैसे। तो इसीलिए यदि हम यहाँ पे भाषा और संस्कृति यदि जोड़ दें, ठीक है ना, अभी इस टॉपिक पर हम आएंगे कि आगे क्या होगा। तो केवल का मतलब है कि इन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि भाषा पे कर दे तो, क्योंकि भाषा तो इस संविधान में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। यही कारण है कि बंगाल हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो या देश के कई ऐसे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ केवल भाषा के आधार पर आपको क्या बोलते हैं कि विभेद कर सकता है। आपको यदि एक भाषा थोप दिया जाए, झारखंड भी चाहे तो उसको स्थानीयता के आधार पर, ऐतिहासिकता के आधार पर, जो यहाँ की मूल भाषा है, जो स्थानीय भाषा है जिसमें हिंदी नहीं है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, तो स्थानीय भाषा के आधार पर निश्चित से भेदभाव कर सकती है। नियुक्ति में एक बोर्ड बना सकती है। अभी उस पर आगे आते हैं। मतलब भाषा के आधार पर फिलहाल राज्य सरकार के पास यही उपाय है जिसमें संसद की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। भाषा के आधार पर बोर्ड बना दे, 9 सदस्यों की 9 कमेटी टीम बना दे, जो 9 भाषा झारखंड की है, और उसमें कोई भी एग्जाम में उससे पास करना पड़ेगा। जिस भाषा को आप जानते हैं बोलिए, उस भाषा से आपको गुजरना पड़ेगा, और नहीं है तो आपको नहीं लेंगे। ये इस भाषा के आधार पर फिलहाल आप कर सकते हैं। इसमें कोर्ट, न्यायालय कोई आपको विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट 16 में के अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अब देखिए, इस अनुच्छेद में 3 अपवाद भी इसलिए दिया गया है। एक देखिए, पहली बात है कि संसद, ध्यान रखें, संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, किसी विशेष रोजगार के लिए निवास स्थान का शर्त आरोपित कर सकती है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, पहले तमिलनाडु भी था। निवास स्थान का मतलब कि किसी क्षेत्र का स्थानीय निवास होना। मतलब कि यदि हम कहते हैं कि झारखंड का 1932 के खतियान ही यहाँ का नौकरी होगा और किसी को नहीं लेंगे, तो उसी प्रकार की शर्तें केवल आज के टाइम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है। बीच में और कुछ राज्य था जो लगभग 56 या 76 में मैं कभी माइंड आ नहीं रहा, उस समय उसको संसद ने खारिज कर दिया था। फिलहाल इन 2 राज्यों के लिए है। तो यदि करेगा तो वो कौन करेगा? संसद ही करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब है कि राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है ना, किसी भी पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है ना, जिनके समान प्रतिशत नहीं, तो उसके लिए कर सकता है। इसके लिए हमारा फिलहाल अभी जरूरत नहीं है 3 के बारे में। तो उच्च न्यायालय के 5 सदस्यों की जब जजों की खंडपीठ ने जब स्थानीयता को खारिज किया था, तो उसने एक टिप्पणी किया था कि आप चाहे तो भाषा, देखिए भाषा और रीति रिवाज के आधार पर इसे देखिए, इसमें साफ कहा था कि सरकार इसमें स्थानीय लोगों को भाषा और रीति रिवाज के आधार पर प्राथमिकता दे सकती है अपने। और ये भी छूट कहा कि आप फिर से स्थानीय नीति बना सकते हैं। लेकिन वो एक बात कहा है जिस पर मैं अभी आपको अपने राय बताता हूँ कि पूर्व से रहने वाले लोगों जो यहाँ की भाषा, रीति रिवाज और रहन सहन में बस गए हैं, भले ही वो बाहरी हो, उन्हें शामिल कर सकती है। ये सलाह था, आदेश नहीं था, मतलब एडवाइजरी था कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये तो आप अपना अधिकार से कर सकते हैं भाषा और रीति रिवाज के आधार पर। लेकिन ये कोर्ट का जो एक आग्रह कहिए या निर्देश कहिए, जो भी कर लीजिए। तो मेरा भी यदि व्यक्तिगत मानना आपको है, मानेंगे कि आपको एक चीज़ याद होगा कि भारत में आर्य, शक, यवन, कुषाण, हून, ईरानी, पारसी, तुर्क, मुगल, अंग्रेज, इतने लोग आए। ऑलमोस्ट जितने भी लोग आए सब भारत में रह गए, किसी पर विरोध नहीं हुआ। आपने सुना है, अंग्रेजों से पहले किसी के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ। इसका पीछे रीजन एक और एकमात्र सबसे बड़ा कारण ये था कि बाकी लोग भारत के संस्कृति में आके घुल मिल गए।
यहीं पे रह गए, रच बस गए और वो कहीं नहीं गए और वो इस संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। तो इसीलिए उन पर कभी विरोध नहीं हुआ। और इस क्षेत्र में शुरू में संघर्ष तनाव तो होता है, कोई भी आता है, लेकिन एक लंबे समय में जब उसमें ढल जाते हैं तो फिर ज़्यादा अंतर हो नहीं पाता है। एक दोस्ताना संबंध अपने बन जाता है, शादी विवाह सर हर तरह के संबंध विकसित होती है, एक सोच समझ और एक विश्वास और एक भावनात्मक समझ जुड़ जाती है दोनों के, हम उस संस्कृति के साथ। इसीलिए फिर आपका कोई विरोध नहीं करता है, उस संस्कृति का हिस्सा हो जाते हैं। अंग्रेज आया तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत की पूरी संस्कृति को ही उलट-पुलट बदलने के प्रयास में वो जुट गई। कारण यही था कि चाहे ट्राइबल हो, यहाँ के लोकल हो या जितने भी स्थानीय लोग हो, यहाँ के उनके खिलाफ हो गया और अंततः उसको हमने भगा दिया। तो मेरे कहने का मतलब कोर्ट के इस मामले से मैं सहमत हूँ कि यदि यहाँ के कोई रच बस गया है और पिछले 50-100 साल से रह रहा है और पूरी तरह से इसके संस्कृति में डूब चुका है, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। खैर, अगला हम बात करते हैं। अब बात है 5 कि स्थानीयता में संसद मदद ना करे तो क्या कर सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था बहुत ही विस्तार से कि भारत अभी भी कुछ ब्रीफ बताया था कि 88 साल झारखंड का अलग होने में लग गया। इतना छटपटाहट के बाद, एक जेन्युइन मांग को पूरा करने के लिए तबाही के बाद झारखंड अलग हुआ 88 साल के बाद। तो आखिर आज़ादी से पहले अंग्रेज और बिहार सरकार और उसके बाद से संसद हमारी केंद्र सरकार, लगभग मतलब कि 1947 से 53 साल तक तो हमारे सरकार ने हमें तड़पाया। तो संसद ही था जो हमें झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ, होने नहीं दे रहा था। आखिरकार अलग हुआ, उसको पिछले वीडियो में कैसे किस परिस्थिति में मैंने बताया है। उसी प्रकार से अभी भी आप देख रहे हैं कि 20 साल हो गया, 23 साल हो गया, माफ़ कीजिए, 23 साल में भारत झारखंड की स्थानीयता तय नहीं हो पा रही है। और जब भी तय होगा, ध्यान रहे, वो संसद ही करेगा, अथर्वाइज वो नहीं करेगा। संसद को करने के लिए प्रक्रिया ये है कि राज्य सरकार अपना यहाँ विधानसभा में एक बिल पास करेगी, वो बिल को राज्यपाल के माध्यम से वो संसद तक जाएगी। राज्यपाल चाहे तो किसी भी कारण से एक बार उस बिल को लौटा सकती है, लेकिन विधानसभा को फिर लगता है कि उसी बिल को मूल रूप से हम फिर से संसद को भेजना है, तो मूल रूप से उसी बिल को पास कर सकती है। तो राज्यपाल के पास विकल्प नहीं रहता है, वो राष्ट्रपति के पास भेजेगा और वहाँ पे सरकार के पास, जब केंद्र सरकार के पास जाएगी और यदि उस पर सहमत हो जाता है और संसद वहाँ पे कानून बना देता है, तो फिर ये झारखंड के लिए स्थानीयता लागू हो जाएगी, नियोजन नीति लागू हो जाएगी। जो करना है, आरक्षण बढ़ाना है, तमाम तरह की चीज़ें लागू हो जाएगी, लेकिन करने वाली अथॉरिटी आखिर संसद ही है। और यदि संसद यदि नहीं ये करता है, तो फिलहाल झारखंड सरकार के पास उपाय केवल इतना है कि भाषा और रीति रिवाज के आधार पर भेदभाव कर सकती है या उस आधार पर अपनी नीति तय कर सकती है। और भी अलग अनऑफिशियल तरीका है, जो कि अधिकारी होने के नाते 100 तरीका है जो किसी भी क्षेत्र के स्थानीय और मूल निवासी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरी तरह से उसको सत्ता में दबदबा कायम करने के 100 तरीके हैं। वो अवैध भी नहीं है और वैध भी नहीं है, लेकिन उसको मैं चूँकि अधिकारी हूँ, यहाँ मैं बता नहीं सकता हूँ, ये मंच नहीं है। तरीके हैं, उसको किया जा सकता है, लेकिन एक वैध तरीका भाषा और रीति रिवाज संस्कृति के आधार पर आप ऐसा कर सकते हैं। अब बात है कि नौकरियों और नियोजन में किसे प्राथमिकता दे और कितना दे सकते हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। यदि सरकार अभी विधानसभा झारखंड सरकार बोल दे कि हम 100%, 100 मतलब 100 हमको 3rd और 4th ग्रेड में या किसी ऊपर के भी नौकरी के लिए कुछ हम शर्त तय करें और हमको अभी अगला 10 साल 20 साल जो भी हो, या परमानेंट का खर्च तो कभी नहीं होता है, परमानेंट तो देश की नागरिकता भी नहीं रहती है। तो यदि ऐसा कर दे कि 100% हमको झारखंडी को अगला 20 साल तक नौकरी देना है, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे, जो भी ठीक लगेगा तो हम आपको वापस ले लेंगे। तो 20 साल के लिए हम ऐसा करते हैं, ये बिल हमको पास कर दिया, संसद यदि पास कर दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कानूनी लफड़ा नहीं है। झारखंड को ऐसा करने के लिए ऐतिहासिक आधार है, सांस्कृतिक आधार है। पूरी तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, समझाया हुआ है। उस चीज़ को वो लागू कर सकता है। एक चीज़ हमारा शायद छूट गया, आर्टिकल 19(1) एक इसमें चीज़ छूट रहा है कि मान लीजिए जो झारखंड में या किसी भी देश में जब ऐतिहासिक आधार पर जब औपनिवेशिक काल के बाद या किसी एक खास समय के बाद, जैसे झारखंड अलग हो गया, उससे पहले जितने भी लोग वर्षों से रह रहे थे, तो उसके बारे में क्या होगा। एक चीज़ इसके लिए या झारखंड में जो लगातार एक अमूमन एक अनुमान है कि लगभग 36,000 लोग हर साल झारखंड में बस रहे हैं। इस पर कभी और झारखंड का सांस्कृतिक अतिक्रमण पर वीडियो बनाएंगे तब आपको हम बताएंगे। लेकिन एक शब्द है कि झारखंड में जो लगातार बाहरियों की अभी भी बसाव जारी है, इस पर देखिए, इसमें लिए एक संविधान का जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब किसी भी भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है और वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उसमें 6 में 5वां जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार देता है। मतलब ये
निवास करने का अधिकार दो तरीके से है, एक अस्थायी रूप से और अस्थायी रूप से। मतलब वो घर बना कर रख सकते हैं, किराए पर रह सकते हैं, या आजीवन ज़मीन लेकर रह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में देश में। लेकिन इस पर जो है दो आधारों पर राज्य मतलब कि सरकारें जो है इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। एक आम लोगों के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, वहाँ के जो लोकल्स हैं, और दूसरा अनुसूचित जनजातियों के हित में। मतलब कि जनजातियों के उनकी संस्कृति, भाषा और रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों को प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा सकता है। एक इनर लाइन परमिट सिस्टम हम कभी नॉर्थ ईस्ट का पढ़ाएंगे, जो लगभग एक वीज़ा की तरह है। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में आपको जाना होगा, क्या करना है, कब तक रहना है, क्यों आए हैं, ये आपको लिखित अनुमति लेना पड़ता है वहाँ के प्रशासन से, तब वहाँ आप जाते हैं, जैसे कि विदेश में आप जाते हैं। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही उद्देश्य रहा था कि वहाँ के संस्कृति को न ध्वस्त कर दिया जाए, बाहरी आकर के वहाँ पे उसको तबाह ना कर दिया जाए, क्योंकि उसका एक ऐतिहासिक आधार रहा था। उस पर कभी हम आएंगे, जरूर आएंगे यदि ऐसी ज़रूरत हुई तो कहने का मतलब है कि 19(5) इन दो आधारों पर किसी को हम वहाँ पर बसने पर रोक सकते हैं। लेकिन जो बस गया है उसको, जो माननीय उच्च न्यायालय का भी जो एक आदेश था, उस बेसिस पे आप उसको किसी विशेष वर्ग में समायोजित कर सकते हैं, जैसे सामान्य वर्ग में, या उसमें जैसे कि ऑलमोस्ट जैसे कि 1931 की आबादी, जैसे कि पिछला वीडियो में बताया था, लगभग 15% के आसपास बाहरी आबादी हो गई है झारखंड में। ये 1931 में 100% था, 40% ट्राइबल्स और 60% आने। लेकिन 81 की जनगणना में अचानक दिखता है कि झारखंड की जो डेमोग्राफी है पूरी तरह से बदल गई, और उसमें लगभग 15% जो है बाहरी आ गए। तो मान लेते हैं कि, और ये मैक्सिमम शहरों में रहते हैं, तो मान लेते हैं 15% भी है, तो उसको आप जनरल के एक हिस्से के रूप में आप उस पर कंसीडर कर सकते हैं कि भैया हम इसको कुछ उपाय देंगे, या जो भी है, क्योंकि जो रह गया है। और उसके लिए भी एक आप उपाय कर सकते हैं कि जैसे कि हमें क्यों, मुझे कई बार ऐसा मैंने देखा है, सुना है, और मुझे पक्का विश्वास है, और मैं कुछ को जानता भी हूँ कि कई ऐसे छात्र हैं जो अपने बिहार में, यूपी में या झारखंड में 2 राज्यों में अपने वोटर आई डी कार्ड ही बना लिए हैं, स्थानीय पत्र भी बना लिया और नौकरी करता है। तो इसके लिए सरकार एक इमीडिएट एक कानून बना सकती है कि भाई और ये चीटिंग का मामला है, तो चीटिंग का लगभग 7 साल की सजा। आप कानून स्पेशली बनाइए कि यदि झारखंड की स्थानीयता से कोई छेड़छाड़ करते हुए कोई यदि फर्जीवाड़ा करते हैं, मतलब कि आज आप झारखंड के स्थानीय बन करके कुछ नौकरी ले रहे हैं, और फ्यूचर में आप एक अपने सुविधा के अनुसार यदि आप किसी और राज्य में जाकर लेते हैं, और ये यदि किसी को भी पता चल जाए, झारखंड के लोगों को या जिस राज्य में आप ले रहे हैं, और वहाँ के इसमें वादी किसी को भी बनाया जा सकता है। मतलब इसे कंप्लेनेंट जो है उस कानून में कर दी, कोई भी कर सकता है। यदि कानून कर दिया तो इसमें 420 का केस करके या उसी के इक्विवेलेंट कानून बना करके उसको पनिश किया जाए, ना केवल उसको दंड बल्कि सजा भी हो। इससे एक डर भी हो सकता है, ताकि चूँकि इस तरह के कंडक्ट हो रहा है, इस तरह के दुरुपयोग निश्चित रूप से बहुत व्यापक मामले पर हुआ भी है और हो भी रहा है। मतलब कि आज आप एक समझिए कि स्थानीय नीति ना होने का कितना बड़ा दंश झारखंड झेल रहा है, कि आज एक फॉर्म भरता है जिसमें लिखा रहता है कि फलाना फॉर्म भारत के नागरिकों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो कि हर राज्य करता है। उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी लिखा रहता है कि यहाँ के मूल निवासी होना भी अनिवार्य है, जो रिजर्व सीट है। तो खैर झारखंड की रिजर्व सीट में लिखे या ना लिखे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिजर्व सीट के लिए तो बाहर ही नहीं भर सकता है। इसका दंश ये है कि एक फॉर्म भरता है, और आज किसी को भी सपना आता है, कोई फॉर्म देखता है, हरियाणा, पंजाब, दुनिया के भारत के किसी भी क्षेत्र में लगता है, वो फॉर्म भरता है, तो वो चाहे यहाँ के यदि झारखंड में बसने वाले 50 साल के बाहरी हो, या 50 मिनट में जिसको माइंड में आ गया वो बाहरी हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पैदा करता है। तो आज झारखंड पूरी तरह से ओपन मार्केट की तरह हो गया है। तो इसीलिए स्थानीय नीति बनना बहुत जरूरी है। और कैसे होगा, क्या बनेगा, कौन मूल निवासी है, मैंने इसे पूरे वीडियो में पूरा डिटेल से मैंने बताया है। तो इस आधार पर तो इन आधार पर यदि कोई छूट गया है तो मुझे आप रिक्वेस्ट बता सकते हैं, क्योंकि अब तरीका बदल रहे हैं। पिछले बार बहुत अनकम्फर्ट फील कर रहा था, लेकिन अब बोर्ड और कैमरा को कम्युनिकेशन करने के बाद थोड़ा फास्ट भी हो गया। और ये सब जो बोर्ड में लाने वाला चीज़ भी सीख गए हैं कि जब तक कहीं पे भी एक बिजी मेरा कलम या नज़र नहीं रहेगा तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। केवल कैमरा देख के पढ़ना बड़ा अनकम्फर्ट फील हो रहा था, कभी रुक जाना, ये होना। लेकिन अब थोड़ा सा कर लिया, और आने वाले लगातार इस तरह के वीडियो बनाते बनाते बहुत ही एक अच्छा अनुभव डेवलप हो जाएगा। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि मैं अगला फिर वीडियो, चूँकि झारखंड से ही रिलेटेड टॉपिक है, जेपीएससी के भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है और सारे झारखंडी को ये काम आएगा। अगला वीडियो फिर इसी तरह से लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को सभी झारखंडी तक पहुँचाइए, ये मेरा आग्रह है, और इसे समझ विकसित हो। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।